तो पिछले क्लास में हमने मैट्रिसेस ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स को शुरू करेंगे। अब वाई डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स आप तभी सीख सकते हैं जब आपका मैट्रिसेस जाना हुआ हो, यानी कि जब आप मैट्रिसेस जानते हैं तो ही डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए आपको। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि डिटर्मिनेंट्स जो होता है किसी मैट्रिसेस से ही एट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप थोड़ी देर में जान लेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ये नाम क्यों रखा गया। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जब मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपको बता रहा था, और मैंने ये बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस का यूज़ किया था। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, सिंपल प्रोसेस था, और वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से मैं इन्वर्सेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस को निकाल रहा था, फाइंड आउट कर रहा था। और मैंने कहा था आपसे कि जब मैं डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ाऊंगा तो एक और टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। आज वही हम करने वाले हैं। और डिटर्मिनेंट्स जो इनिशियली इन्वेंट किया गया था ना, ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए ही निकाला गया था, यानी कि वेदर अ पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इन्वर्स और नॉट, दैट इज द रीजन व्हाई मैथमेटिशियंस इन्वेंटेड डिटर्मिनेंट इनिशियली। बट बाद में डिटर्मिनेंट को सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए यूज किया जाने लगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट्स को इन्वेंट किया गया था ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, दैट इज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द नेम डिटर्मिनेंट्स। इसीलिए इसका नाम जो है डिटर्मिनेंट रखा गया। ठीक है, तो इनिशियली इट्स पर्पस वाज टू फाइंड आउट वेदर अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स और नॉट। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट्स को हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को एक पर्टिकुलर नंबर से अटैच किया जाता है, और वही नंबर जो होता है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहां से ये तो क्लियर हो रहा होगा आपका कि जब मैं कह रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये आपको अभी ही सीख लेना है, जान लेना है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर्ड फॉर्म में होंगे। स्क्वायर्ड फॉर्म कहने का मतलब है सेम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, वो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाला स्क्वायर्ड नहीं। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है हमेशा, रॉ और कॉलम का जो नंबर है डिटर्मिनेंट्स में वो बराबर होता है। तो अब ऑब्वियसली जिस मैट्रिसेस से इस डिटर्मिनेंट को बनाया गया है वो मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपका ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A B C D। डेफिनेटली इट इज a 2x2 मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का एक नंबर के साथ पर्टिकुलर अटैचमेंट किया गया, और वही नंबर, याद रखिए नंबर, और नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, और वो जो नंबर है जो इसके साथ एट्रीब्यूट किया इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ, वो कहलाया डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसी तरह कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके साथ एक यूनिक नंबर को एट्रीब्यूट किया जाएगा, वो यूनिक नंबर उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ A या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरह से भी। अब ये मॉड्यूलस का साइन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, याद रखिएगा। किसी मैट्रिक्स को इस तरह से अंदर कर देना तो वो उसका डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह से भी कह सकते हैं, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ध्यान दीजिए, A B C D।
ये जो लाइन है इसको ध्यान दीजिए, यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा है ना, बॉक्स है, यहां पे ये सिंपल लाइंस है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू represent the determinant of this matrix, and this is how we are representing determinants of any square matrix. ठीक है, उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जैसे है, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे लिख देते हैं, बस ये सिंबल हो जाता है। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स के साथ, कोई मैट्रिक्स को आप ये नहीं कहते हैं कि ये मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शा रहा है, बिकॉज मैट्रिसेस आर ऑलवेज representation of numbers in rectangular arrays. That is what matrices are, right? That means matrices, as I already told you, matrices are like storage devices, and in those devices numbers are written in particular forms, and those forms are such like rows and columns. वो matrices कहलाता है। but determinants एक यूनिक नंबर होता है जो इसी मैट्रिक्स के लिए आएगा। अब ये डिटरमिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, AD माइनस CB। अब ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2, तो इसका डिटरमिनेंट आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह कोई मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3, उसका डिटरमिनेंट भी हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, एंड सो ऑन। उसी तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n, दैट इज ऑर्डर n का, उसका भी डिटरमिनेंट हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दिस इज हाउ डिटरमिनेंट्स आर कैलकुलेटेड। डिटरमिनेंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का? इस तरह से। ये मान लीजिए एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इसका डिटरमिनेंट इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट को हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और ये इसका कैलकुलेशन 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का यही कैलकुलेशन होता है हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। डिटरमिनेंट्स को समझने के लिए या किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को के डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइनर्स एंड कोएफिशिएंट्स, माफ करिएगा, एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर माइनर्स एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स। चलिए तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, एंड देयर आफ्टर वी विल डिफाइन द जनरल डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट एक्चुअली कैलकुलेट ही किया जाता है माइनर्स या कोफैक्टर्स से रिलेट करके। तो चलिए सबसे पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट को जेन्युइनली डिफाइन करेंगे। ठीक है, और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको समझना है, सिंपल चीजें हैं, शुरुआती दौर पे ये बहुत सारे बच्चों को तंग कर सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, काफी आसान है। ठीक है, चलिए minors and cofactors. Let A is equal to Aij इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A11 A12 and so on to A1n, A21, A22 and so on to A2n and so on to AN1, AN2 and so on to ANn। ये डेफिनेटली एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, B A माफ करिएगा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, एंड n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मान लीजिए आप ये एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, ना माइनर्स द माइनर ऑफ द element
याद रखिए, द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij is the determinant obtained by डिलीटिंग का मतलब यहां पे थोड़ा सा कॉशियस तरीके से हमें लेना होगा, अभी मैं थोड़ा सा यहां पे आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। बाय डिलीटिंग और रिमूविंग, इसको रिमूव लिखते हैं, एक ही मीनिंग है बट रिमूव लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ith raw and the jth कॉलम। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है। Aij एज अ होल इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैट्रिसेस का, i और j का जैसे जैसे नंबर होगा उस तरह से इसका रो और कॉलम को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप सबको पता है, ये मैट्रिक्स में आप सब पढ़ चुके हैं, और इसीलिए मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स को शुरुआत किया और उसके बाद मैं डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादातर बुक्स में पता नहीं क्यों यहाँ पे खास करके इंडियन टेक्स्ट बुक्स में डिटरमिनेंट्स को पहले दे दिया जाता है और मैट्रिसेस को उसके बाद पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। कई सारे मोटे मोटे ऐसे इस तरह के रिक्शा पे ले जाने वाले बुक्स हैं जिसमें कि यही किया गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, जबकि मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को इन्वेंट किया गया, तो डेफिनेटली मैट्रिसेस शुड बी कम फर्स्ट। चलिए कोई नहीं, अपना अपना तरीका होता है। द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij, याद रखिए माइनर किसी ना किसी एलिमेंट का होता है किसी मैट्रिक्स में, तो द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij इज द डिटरमिनेंट obtained by removing the ith row and the jth column। किसी एलिमेंट Aij का इस मैट्रिक्स के जो एक डिटरमिनेंट बचेगा, कब? जब ith रो और jth कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे, तो वो जो डिटरमिनेंट बचेगा वही इस एलिमेंट Aij का माइनर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक और चीज, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is represented generally as m अपर केस है Ij और Mij। आप लोअर केस में करिए या अपर केस में करिए, जनरली अपर केस में किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनर ऑफ A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम। ध्यान से देखिए, पहला रो और पहला कॉलम, यहां पे कौन कौन सा है? पहला रो और पहला कॉलम, ये पहला रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, A11 ये किस रो में है? पहले रो में। किस कॉलम में है? पहले कॉलम में। तो इस पहले रो को और पहले कॉलम को हमने रिमूव कर दिया, और ये समझाने के लिए मैं रिमूव कर रहा हूं, आपको मन में करना होता है। आपके पास एक मैट्रिक्स बचा, अब इस रो को और इस रो को रिमूव किया तो आपके पास ये पोर्शन बचा, और यही पोर्शन आपका क्या बन गया? डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट बचा, और वो जो डिटरमिनेंट बचेगा वही कहलाता है इसका माइनर। सो माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11 जैसा कि रिप्रेजेंट है। और क्या बच गया है? माफ करिएगा, ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ये देखिए यही बच गया है, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n, राइट। उसी तरह A32, A33 एंड सो ऑन A3n, एंड
an2 an3 एंड सो ऑन टू ann। ये जो डिटर्मिनेंट बचा यही माइनर हो गया। तो इससे तो पता चल गया कि किसी भी जो एलिमेंट का माइनर होता है वो एक पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर होता है। ये तो आपको पता चल गया क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो होता है ना, रियल और कॉम्प्लेक्स, तो एक नंबर ही होता है डिटर्मिनेंट। तो माइनर किसी भी एलिमेंट का एक नंबर हुआ। उसी तरह मान लीजिए आपसे माइनर पूछा गया a22 का, a22 का ध्यान दीजिए। अभी मैं एक 3x3 मैट्रिक्स लिख के उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर, उसके माइनर्स को भी लिखूंगा और उसी सिमिलरली कोफैक्टर को भी बाद में लिखूंगा, तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। माइनर ऑफ a, मान लीजिए 22 का, a22 का माइनर मुझे लिखना है इस एलिमेंट का, तो m22। अब ये एक डिटर्मिनेंट तो होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? चलिए, a22 किस कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में। किस रॉ में है? सेकेंड रॉ में। इसको और इसको डिलीट करेंगे। आपके पास, ध्यान दीजिए, आपके पास एक डिटर्मिनेंट बचा, कौन सा? बस ब्लैक वाला रॉ और ब्लैक वाला कॉलम काट के जो भी बचा है एंट्री, उसको उसी पोजीशन में डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। तो एंट्री क्या बचा आपके पास? a11, उसके बाद a12 नहीं है, सीधे क्या है? a13 एंड सो ऑन टू क्या है आपका? a1n। ध्यान दीजिए, a21 नहीं है, सीधे कौन सा होगा? डेफिनेटली a31 होगा यहां पे, a31 a, और यहां देखिए a22 नहीं है, ये तो पूरा कॉलम ही नहीं है, माफ करिए, ये पूरा रॉ ही नहीं है, तो इस रॉ को तो हमें लिखना ही नहीं है, इस रॉ को तो हमें लिखना ही नहीं है, सीधे इसके नीचे वाला। ध्यान दीजिए, ब्लैक पेन से जो भी मैंने कट किया है, ये सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम खत्म, बाकी जो भी है उसको उसी पोजीशन पे लिख देना है। तो a11 a13 एंड सो ऑन टू a1n। ये रॉ तो खत्म है, तो कौन सा रॉ बचेगा? a31 वाला, a31। और ध्यान दीजिए, a31 और यहां पे a32 वाला एलिमेंट कट जाएगा कि वो इसी कॉलम में आएगा, तो बचेगा a33, सीधे a33 एंड सो ऑन टू a3n, राइट। और कहां तक? ये ध्यान दीजिए, n1 और यहां पे an2 वाला एलिमेंट खत्म है क्योंकि ये कॉलम ही खत्म है, तो बचेगा क्या? an3 एंड सो ऑन टू ann। ठीक है, ओके। अब ये जो बचा ये एक डिटर्मिनेंट है, तो ये a22 का माइनर हो गया, ये a11 का माइनर हो गया, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर ये, इस एलिमेंट का माइनर ये। ध्यान रखिएगा, ये जो बचा है, ये जो डिटर्मिनेंट बचा है, ये डेफिनेटली एक स्क्वेयर्ड फॉर्म में होगा। स्क्वेयर्ड फॉर्म में मतलब जो मैट्रिक्स स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स होता है, उसी तरह जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें भी नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं। और डिटर्मिनेंट्स में एक्चुअली हमेशा ही कोई डिटर्मिनेंट स्क्वेयर्ड ही हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के बराबर ही होने चाहिए, अदरवाइज वो डिटर्मिनेंट होगा ही नहीं। बिकॉज डिटर्मिनेंट्स आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स, फ्रॉम ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वेयर्ड है तभी, ओनली देन इट्स डिटर्मिनेंट्स कैन बी रिटन, otherwise no determinant is existed for other types of matrices। याद रखिएगा इस बात को। तो ये जो ऑब्टेन हुआ है ये भी नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। अब मैं बताऊंगा इनके नंबर के बारे में, पहले अब ये तो n डायमेंशन का था, एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 3 डायमेंशंस का, मतलब 3x3 डायमेंशन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसके कोफैक्टर, उसके माइनर्स को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कोफैक्टर्स। चलिए, अभी हम माइनर्स में ही हैं, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं। पहले ये लिख लीजिए माइनर का डेफिनेशन। ठीक है, इरेज करता हूं, ये लिख लिया होगा आपने।
आपने डेफिनेशन ये लिख लेना है। मान लीजिए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A23। यहां पे मान लीजिए मुझे लेना है इस एलिमेंट का A11 का माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11। इस कॉलम को और इस रॉ को खत्म करेंगे। जिस एलिमेंट को लेना है हमें, जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है, उस एलिमेंट के कॉलम और रो को खत्म कर देंगे। तो हमने खत्म कर दिया। बचा क्या हमारे पास? ये पोर्शन देखिए ध्यान से, यही बचा हमारे पास A22, A23, A33, A23। सो दिस इज क्या हो गया आपका A22 इंटू A23 माइनस A23 इंटू A33। देखिए 3233, ठीक है। यहां भी सुधार लीजिए, गलती से मैंने लिख दिया था। A22 A23 A32 A33, तो A22 A33 इंटू A23 इंटू A32, ये हो गया आपका इसका माइनर, A11 का माइनर, दैट इज M11। उसी तरह मान लीजिए आपको लेना है A13 का माइनर ऑफ A13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M13। ये माइनर क्या हो जाएगा? ये वही डिटरमिनेंट होगा, ये माइनर, जब हम इस एलिमेंट के कॉलम और रॉ को रिमूव करके जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन करेंगे। तो इस एलिमेंट के, इसको ब्लैक पेन से करता हूं, मेरे ही पास है। इस एलिमेंट का कॉलम क्या है भाई? ये। इस एलिमेंट का रॉ तो अभी भी यही है, अभी भी यही है। तो हमें कौन सा, क्या बचा हमारे पास? ये बचा, ये बचा। तो यही मिलके जो डिटरमिनेंट बनाएगा वो कौन सा डिटरमिनेंट होगा? A21 A22 A31 A32। सो दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A13। उसी तरह आप मान लीजिए A32 का निकालना है, तो इसको और इसको रिमूव कर देंगे। आपके पास क्या बचेगा? A11 A21 A13 A23, यही चारों मिलके एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। और ध्यान दीजिए ये भी एक स्क्वायर डिटरमिनेंट है, जो कि हमेशा होगा हर केस में, हर एक डिटरमिनेंट में, क्योंकि नंबर ऑफ रॉज और कॉलम बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ध्यान दीजिए ये अपने आप इस तरह से आ गया, ये अपने आप इस तरह से आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये जो मैट्रिक्स है या इस मैट्रिक्स का मेन जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। This is the determinant obtained from this matrix। माइनर की बात नहीं हो रही है, बस ये इसका डिटरमिनेंट है, राइट। अब ये एक 3x3 डिटरमिनेंट है, हमेशा स्क्वायर्ड होता है। बस यहां एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैट्रिक्स आपका 3x3 है तो किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालेंगे तो वो माइनर होगा 2x2। अब मान लीजिए मैट्रिक्स है 4x4 का मेन मैट्रिक्स, तो उसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो वो होगा 3x3। यानी कि जो मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है मेन मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का किसी भी एलिमेंट का जब माइनर निकालते हैं तो उसका डायमेंशन उस मेन मैट्रिक्स के डायमेंशन से एक कम होता है। मतलब अगर n ऑर्डर का कोई मेन मैट्रिक्स है, मान लीजिए a n ऑर्डर का है, तो किसी भी एलिमेंट का इस मैट्रिक्स में जो माइनर होगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो n-1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। चलिए, तो माइनर आप समझ गए कि माइनर क्या होता है। सो दीज आर माइनर्स। अब हम आते हैं कोफैक्टर में।
क्योंकि इन दोनों को समझेंगे, क्योंकि माइनर समझेंगे तो हम कोफैक्टर को समझेंगे, और जब कोफैक्टर को समझेंगे उसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट को एग्जैक्टली समझ सकते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट वो कैलकुलेशन क्यों होती है उसको समझना, उसके पीछे का जो रहस्य है ना उसको समझना जरूरी है। चलिए, आई होप आप माइनर आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल जो है n क्रॉस n ऑर्डर का वही रहेगा जो शुरू में था, तो उसी एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। आपको एक थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स से, जैसा कि अभी मैंने माइनर को समझाया, उसी तरह कोफैक्टर को भी समझा दूंगा। कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, अब कौन सा एलिमेंट? उसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं जो A n क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स था, उसी के लिए डिफाइन कर रहा हूं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A I J ऑफ द मैट्रिक्स A। ये A कौन सा मैट्रिक्स है? वही n डायमेंशन का मैट्रिक्स जो मैंने शुरू में लिया था। इज रिप्रेजेंटेड बाई Aij। ये एलिमेंट जो है किसी मैट्रिक्स का, वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो अपर केस लेटर, इसी ये लोअर केस में A है जो कि उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, इसको हम लोग अपर केस Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। Aij इज डिफाइंड या इज ऑब्टेन्ड लिखिए, इज ऑब्टेन्ड एज Aij इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ Aij, where Mij is the minor of the element Aij। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जब माइनर जानिएगा तभी आप कोफैक्टर को समझिएगा, और जब कोफैक्टर समझिएगा तभी आप डिटर्मिनेंट के एग्जैक्ट डेफिनेशन को और टेक्निक को समझिएगा। चलिए लिखिए पहले इतना, ठीक है। इसको मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस से आपको बताऊं, ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल टू, इस तरह कर देता हूं ताकि थोड़ा और डिटेलिंग हो जाए इसमें, Aij इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A, फिर वही कर रहा था देखिए, 32 A33 B A 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसलिए कोफैक्टर ऑफ A11 बराबर अपर केस A11 से इस कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? -1 होल टू द पावर, -1 होल टू द पावर क्या है? I प्लस जे। I कितना है? 1, J कितना है? 1, 1 प्लस 1 इंटू M11, M11 याद रखिए, M11 क्या है? अभी मैं लिख दे रहा हूं। अब -1 का इवन पावर है तो +1 बन के निकलेगा, इसको छोड़ दे रहा हूं। M11 क्या बचा? A11 का
ये माइनर है, तो इस रॉ को, इस कॉलम को हटा देंगे। बचा कौन सा डिटर्मिनेंट? A22, A22, A23, A32, A33। इसका कोफैक्टर आपने निकाल लिया। ठीक है, मान लीजिए आपको A13 या ये A32 करना है, A32 निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू A33। कैसे निकालेंगे आप? -1 का पावर 3 + 3 और M33। अब -1 का पावर 6 इवन पावर है, +1 बन के बाहर आएगा, राइट? ठीक है, कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा? A33, मतलब 33 तीसरे रॉ में है, तीसरे रॉ को और तीसरे कॉलम को डिलीट करके जो भी एलिमेंट्स बचा उसका डिटर्मिनेंट A11, A11, A12, A21, A22। काम खत्म। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालना है A21 का कोफैक्टर। ठीक है, A21 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप? A21 का कोफैक्टर, चलिए यहां पे निकाल देता हूं। कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू अपर केस A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। अब -1 का पावर यहां पे ऑड है तो नेगेटिव माइनस और M21, यानी कि इस रॉ को और इस कॉलम को रिमूव कर देंगे। आपके पास कौन कौन सा बचा? A12, A12, A32, A32, फिर A13 और A33। आपका ये कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 निकल गया। कुछ नहीं करना है, आसान है। चलिए now, because now you already understand the meanings of minors and cofactors of a square matrix, you are ready to define the determinant of any square matrix। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई। चलिए इरेज करो। Determinant of a square matrix। ठीक है, let A इसको मुझे जो है ना आपको, चलिए वो चीज़ मैं दोबारा आपको करके समझा दूंगा। पहले इसका एक पर्टिकुलर रॉ को एक्सपेंड करके इसका डेफिनेशन आपको मुझे बताने दीजिए। लेट A इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू A11, A12 and so on to
A1n, A21, A22 and so on to A2n, AN1, AN2 and so on to ANN be a square matrix of n cross n डायमेंशन। ठीक है, जहां की n कोई इंटीजर हो सकता है। नाउ इसलिए let A is equal to इतना be a square matrix of n cross n dimension, then the determinant of A is obtained by multiplying the elements, ध्यान दीजिए यहां पे बहुत जरूरी है, multiplying the elements of the first raw। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं फर्स्ट रॉ लिख रहा हूं, लेकिन फर्स्ट रॉ की जगह आप सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम या फर्स्ट कॉलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ, इसको मैं फर्स्ट की जगह एनी रॉ कर दूं, चलिए एनी रॉ कर देता हूं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और कॉलम। ध्यान दीजिए यहां पे, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं यहां पे, इसका मतलब आप थोड़ी देर में समझेंगे। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और कॉलम with the corresponding cofactors and adding these products, ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। यहां पे मैंने लिखा है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और कॉलम। किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स को विथ कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स, उन एलिमेंट्स के कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या मतलब है अभी आपको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं, और उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका डिटर्मिनेंट हो गया, कैलकुलेट हो गया। देखिए इसका क्या मतलब है। अब इसमें एक दो लाइन और हम जोड़ देते हैं ताकि और भी जनरलाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, बड़ा सोच के लिखना होता है ना ये, क्योंकि जो बिगिनर्स है ना उनको ये चीज लिख देने पे वो हमेशा समझ जाएंगे। कभी भी कॉपी खोलेंगे वो ये देखेंगे, समझ जाएंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और कॉलम
with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, चिंता मत करिए, अभी सब समझ जाएंगे आप थोड़ी देर में. corresponding cofactors are called the expansion of the determinant by that raw or कॉलम. किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स को जब उनके कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, विद द कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स, इसमें ना थोड़ा सा एक लाइन और आप ऐड कर लीजिए. वैसे ये भी ठीक है लेकिन उसको ऐड कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा. कोफैक्टर्स and adding the products are called या are said to be the expansion of the determinant by that raw or कॉलम. ठीक है, किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स को जब उनके कॉरेस्पोंडिंग या उन एलिमेंट्स के कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे रिजल्ट्स को जब ऐड करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट बाय दैट पर्टिकुलर रॉ और कॉलम. ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे मैंने लिखा है कि एनी रॉ और कॉलम, मान लीजिए पहले रॉ को हम लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स के पहले रॉ को लेते हैं. इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पता है कि किस तरह से बनेगा, यही सारे एलिमेंट रहेंगे, बस ये लाइन खींचा जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है कि कैसे बनेगा, वो भी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं. किसी रॉ के, मान लीजिए पहला रॉ लेते हैं, पहले रॉ से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का मतलब है कि पहले रॉ के जो एलिमेंट्स हैं, हमने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर के साथ, कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी कि A11 को A11 के साथ मल्टीप्लाई किया. उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, A12 को A12 के साथ एंड सो ऑन टू A1n को इसके कोफैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई करी और सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दिया. ये जो वैल्यू देगा वही डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा. चलिए इसको अभी हम लिखते भी हैं. अभी तो यहां तक हो गया, अभी बाकी है इस डेफिनेशन में, तो आपको अभी नीचे से कंटिन्यू करना है. चलिए, क्योंकि ये तो वर्बली लिख दिया, अब इसको मैथमेटिकली भी तो लिखना होगा ना. तो चलिए मैथमेटिकली लिखते हैं. यू हैव टू कंटिन्यू आफ्टर दिस. ओके, चलिए, इरेजिंग दिस नाउ. इसको रहने देते हैं, ये ठीक है. नीचे बस इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, इसलिए उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11, A12 एंड सो ऑन टू A1n, A21,
A22 and so on to A2n, AN1, AN2 and so on to ANN, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, A11 into A11, where uppercase A11 is the cofactor of this element A11 plus A12 A12 plus A13 A13 and so on to plus A1n A1n. अब ये जो है, ये हमने क्या किया, इस ए का डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाला, यानी कि इस डिटर्मिनांट को कैलकुलेट किया, कैसे, बाय एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनांट बाय द फर्स्ट रॉ, क्योंकि फर्स्ट रॉ के एलिमेंट को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कर दिया। अगर हमें सेकेंड रॉ के एलिमेंट के साथ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। पहले कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी एक रॉ या कॉलम को लेना है और उन एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है, एंड द वैल्यू इज ऑलवेज द सेम। चाहे किसी भी रॉ या कॉलम से आप किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, जो वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे वो हमेशा सेम करेंगे, वो वैल्यूज इक्वल होंगे। तो ये पहले रॉ से आपने एक्सपेंड कर दिया। हम चूंकि डिफाइन कर रहे हैं तो इसको पहले रॉ से ही एक्सपेंड करके छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेकेंड रॉ से एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, A21 A21 A22 A22 A23 A23 एंड सो ऑन टू A2n और A2n। अगर मान लीजिए आप सेकेंड कॉलम से करना चाहते हैं तो A12 A12 A22 A22 एंड सो ऑन टू AN2 AN2। हमेशा हर समय वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बस डेफिनेशन आपको बता दिया, पहले रॉ से एक्सपेंड करके आप इस डेफिनेशन को इतने में ही रोक सकते हैं। अगर इसको और जनरलाइज करना चाहते हैं तो इसमें इज इक्वल टू और ऐड कर दीजिए, लेकिन कितना ऐड करूंगा, 3 रॉ से मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, 3 कॉलम से मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, तो मुझे 6 बार इज इक्वल टू लिखना होगा वैल्यू, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना हम मैंने बता दिया आपको, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। अभी मैं लिख दूंगा वर्बली, ये जो वैल्यूज होते हैं सारे के सारे हमेशा सेम आते हैं। नोट, यहां नोट कर लीजिए, चलिए नीचे, एक्सपेंडिंग ए determinant by any row or column gives the same value. That's it, हो गया। अब आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इरेज करूं और याद रखिएगा, आगे आप देखेंगे कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, दैट इज वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कितना आसान है, डिटर्मिनेंट जानने से आप बता सकते हैं आसानी से कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। चलिए, डिटर्मिनेंट आपने जान लिया, अब चलिए 1-2 डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट
ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। आप आगे जानेंगे कि किस तरह से डिटरमिनेंट को यूज करके किसी लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस लाइन का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो। वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से, लेकिन डिटरमिनेंट को यूज करके भी हम आसानी से उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे हम a इज इक्वल टू 2 3 -1 0 2 4 -2 5 6। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करिए। ठीक है, चलिए तो हम पहले रॉ से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम उसी रॉ या उसी कॉलम से एक्सपेंड करना चाहेंगे जिस रॉ या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले ही रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें भी। लेकिन जिस रॉ या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है ना, उस रॉ या उस कॉलम से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में बहुत सहूलियत होती है, बहुत आसान होता है। इसका कारण ये है कि हमें जहां जहां जीरो है ना, जिस जिस एलिमेंट के जगह मैट्रिक्स में जीरो है, उस एंट्री के कोफैक्टर को हमें फाइंड नहीं करना पड़ता है। दैट इज द रीजन, आगे मैं दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो उस हिसाब से इस रॉ से करने में ज्यादा सहूलियत होगी। लेकिन हम अभी एकदम मतलब जो होता है ना बिगिनर फ्रेंडली वे में जाएंगे, पहले रॉ से एक्सपेंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा 2 3 -1 0 2 4। एक बार मैं डिटेल में थोड़ा चलूंगा, इसके बाद मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एकदम शॉर्टकट। चलिए पहले रॉ से एक्सपेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब भी 3x3 का मैट्रिक्स आपके पास रहे तो कोफैक्टर का जो साइन होता है कुछ इस तरह से रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 3x3 मैट्रिक्स में यही होता है, मतलब साइन। अगर 4x4 मैट्रिक्स है उसमें भी आप साइन निकाल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये है 1 3, ये है 1 2, माइनस होगा, ये है 1 3, प्लस होगा, ये है 1 4, माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। 4x4 ऑर्डर के साइन सिंबल को आप इस तरह कर सकते हैं। अगर 5x5 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें जो ये कोफैक्टर के साइन को मैं बता रहा हूं, कोफैक्टर का साइन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे साइन आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम 3x3 मैट्रिक्स वाला याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा सिंबल होता है। वो इसलिए कि जब आप किसी दूसरे रॉ या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे ना, तो कम से कम आपको पहले वाले जो पहला एलिमेंट है उस रॉ या उस कॉलम का, उसके कोफैक्टर का साइन पता हो। मान लीजिए सपोज कि आगे जाके हम सेकंड रॉ से एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो पहला एलिमेंट ये आएगा और उसका जो ये कोफैक्टर है यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिव साइन है। ठीक है, और ऑल्टरनेट में साइन होता है, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव, या अगर पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, इस तरह से करके। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप, साइन ऑफ द कोफैक्टर फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स। चलिए पहले रॉ से एक्सपेंड करते हैं, तो 2 एलिमेंट, ये कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, A11 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा भाई 1, क्योंकि माइनस 1 का पावर 1 + 1 2, क्यों क्या होगा ये aij इज इक्वल टू -1 i + j × mij। यही तो होता है ना कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का।
तो यहाँ a 1 1 है, -1 पे पावर 1 + 1, इवन पावर +1 हो जाएगा। और Mij क्या होगा भाई? Mij, अब ये वाला एलिमेंट यहां ले रहे हैं हम लोग, तो इस रॉ को और इस कॉलम को इरेज कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका एलिमेंट बचा उस एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, तो यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 2 5 4 6। और देखिए कोफैक्टर का साइन यहां पे प्लस आ गया, तो यहां पे 2 × 2 5 4 6। ठीक है, इस रॉ को, इस कॉलम को मैंने खत्म कर दिया, पहले रॉ और पहले कॉलम। उसके बाद ये पहला प्लस था, ध्यान दीजिए कोफैक्टर का जो साइन होगा 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए प्लस माइनस, ये प्लस, दूसरा माइनस, -3। अब इस कॉलम और इस रॉ को डिलीट कर देंगे, बचा क्या आपके पास? 0 -2 4 और 6। ठीक है, क्योंकि ये जो कोफैक्टर है ये क्या है? ये क्या है? ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? A1 2, यही तो है ना। साइन देखिए माइनस, क्योंकि कोफैक्टर यहां पे नेगेटिव होता है, वो बॉक्स याद करिए। एक बार प्लस आ गया, उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस, यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस आएगा। उसके बाद यहां -1 पहले से है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लस माइनस और प्लस, लेकिन यहां -1 पहले से है, तो इसका माइनस यहां पे 1 है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। सीधे अब इस एलिमेंट का कॉलम और रॉ को इरेज करते हैं, तो ये तीसरा कॉलम और पहला रॉ हमारा इरेज हो गया। बचा क्या? ये सारे एलिमेंट्स। इन सारे एलिमेंट्स का जो मैट्रिसेस है वो 0 -2 2 और 5। ठीक है, अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, अब कितने भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, जब उसको इवैल्यूएट करते हैं ना, तो हमेशा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो यूज करना ही होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स डायगोनली एंड दैट्स इट। तो चलिए 2 × 6 2 जा 12 -4 5 जा 20। ठीक है, -3 6 × 0 0 और 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 -2 है तो -8 होगा, और पहले से यहाँ माइनस होता है 0 -8 यानी कि 0 + 8, राइट। उसके बाद -5 × 0 0 2 2 जा 4, बट यहाँ -4 होगा क्योंकि -2 है, लेकिन पहले से माइनस होता है तो माइनस × -+4। यहां पे क्या आएगा? -8 × 2 -16, यहां पे -24, यहां पे -4। आपका आंसर क्या आएगा? -44 आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 44 होगा। अब ये एक नंबर है, आप देख सकते हैं, ये एक नंबर है। ठीक है, अब चलिए, अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूं। 44 आया, आपको याद है, -44 आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछता हूं। A by using second row and B by using third कॉलम। मैंने कहा कि इस डिटर्मिनेंट का आप इवैल्यूएशन कीजिए, कैलकुलेट करिए इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड रॉ से इवैल्यूएट करके और फिर थर्ड कॉलम से इवैल्यूएट करके। तो सबसे पहले ए नंबर बनाते हैं। ए नंबर, ए में
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 -1, डिटर्मिनेंट को तो इसी तरह लिखेंगे ना भाई, ए का -2 5 और 6। चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड रॉ को फैक्टर का साइन क्या होता है, प्लस माइनस, यानी कि माइनस से तो शुरू करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां 0 है तो हमें सेकेंड रॉ से एक्सपेंड करना है, तो सेकेंड रॉ का पहला एलिमेंट 0 है, इसका कोफैक्टर देखिए, ध्यान दीजिए 0 हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से। चलिए यहां पे माइनस का सिंबल भी दे देता हूं कि यहां इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा, आपको बता दूं मैं क्यों नेगेटिव होगा, ये भी बता दूं, देख लीजिए क्यों नेगेटिव होगा। ये कौन सा एलिमेंट है, ये दूसरे रॉ का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि A21 को फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 + 1 इंटू M21, ये ऑड पावर है तो -1 बन के मिलेगा, और M21 माइनर क्या होगा इस एलिमेंट का, इस रॉ को और इस कॉलम को खत्म करेंगे तो हमें क्या मिला, माइनर 3 5 -1 और 6। सो यही हो गया इसका कोफैक्टर, यहां पे माइनस साइन। सो ये माइनर, और जब माइनस सिंबल लगा लिया तो ये पूरा क्या होगा, कोफैक्टर हो गया इस एलिमेंट का 0 का। लेकिन अब ध्यान दीजिए, माइनस, ये माइनस यहां पे पहले ही मैंने दे दिया 0, क्योंकि ये एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इंटू 3 5 -1 और 6। इस रॉ को और इस कॉलम को ध्यान दीजिए, ये 0 किस कॉलम में है, पहले कॉलम में है, किस रॉ में है, दूसरे कॉलम में है, तो पहला दूसरे रॉ में है, पहला कॉलम और दूसरा रॉ मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से बचे, 3 -1 5 और 6, उसी एलिमेंट्स ने मिलके डिटर्मिनेंट बनाया 3 -1 5 और 6। लेकिन ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 0 के साथ डिटर्मिनेंट तो है अल्टीमेटली एक नंबर, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए आता क्या है, 0। इसीलिए मैंने कहा था कि जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है वो सबसे आसान होता है उस रॉ या उस कॉलम के अलोंग जिस रॉ या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हो। अब यहां पे 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, हमें ये कोफैक्टर निकालना ही नहीं पड़ेगा, आगे आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस होगा, ये सेकेंड रॉ से सेकेंड रॉ के एलिमेंट को लेना है 2 जब लेंगे तो दूसरे रॉ को और दूसरे कॉलम को डिलीट कर देंगे। सबसे पहले यहां 2, और जब दूसरे रॉ और दूसरे कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट्स क्या बचा, 2 -2 2 -2 और -1 और 6, -1 और 6, फिर माइनस 0 हो गया, 2 हो गया, 4 -4, क्योंकि भाई ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो वही माइनस मैंने लगा दिया। क्या होगा भाई, क्या होगा, ये दूसरे रॉ और तीसरे कॉलम को जब हम ढक लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचा, 2 -2 2 -2 और 3 और 5, यही बचा ना। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं जरा, 0 इंटू समथिंग 0, खत्म कहानी, प्लस 2 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 10 प्लस 6, 4 इंटू 10 प्लस 6, ये क्या हो गया 14 28, 14 2 जा 28, 10 और 6 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 4 जा 64 -44, कोई फर्क पड़ा, पहले जब पहले रॉ से आपने एक्सपेंड किया था फिर भी -44, इस रॉ से किया फिर भी -44,
अब हम क्या करते हैं, इसी को थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। चलिए, कोफैक्टर का सिंबल आपको क्या है ना, एलिमेंट के नंबर से मिल जाएगा। अब तीसरे कॉलम से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि इस कॉलम के एलिमेंट्स को लेना है। चलिए भाई, बी पहला क्या है, -1। -1 कौन सा एलिमेंट है, A1 3। 1 और 3 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, यानी कि -1 का पावर क्या होगा, 4 होगा। -1 का पावर 4 होगा, यानी कि -1 का एक इवन पावर यानी कि +1 बन के निकलेगा। तो जो कोफैक्टर होगा ना, पहला जो कोफैक्टर का साइन होगा वो प्लस होगा। तो ये वाला साइन क्या होगा, पहले एलिमेंट का इस कॉलम में प्लस, कोफैक्टर का साइन प्लस, इसी एलिमेंट के अलोंग करना है। तो पहला एलिमेंट -1, कोफैक्टर भले कोफैक्टर का साइन प्लस है, बट यहाँ -1 पहले से है तो उसका -1। -1 किस रॉ में है भाई, पहले रॉ में। किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में। तो तीसरा कॉलम और पहला रॉ डिलीट, बचा क्या, 0 -2 2 और 5। अब ये प्लस आया था कोफैक्टर, अब पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, तो दूसरा माइनस, पहले ही माइनस यहां लगाइए। एलिमेंट ध्यान दीजिए, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, 4। तो जब 4 यानी कि तीसरे कॉलम और दूसरे रॉ को ढक देंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 -2 और 3 और 5। 3 और 5 प्लस माइनस फिर प्लस, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। अब छठा +6, तीसरे रॉ और तीसरे रॉ को, माफ करिएगा, तीसरे कॉलम और तीसरे रॉ को ढक देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2032 2032। चलिए कैलकुलेट करते हैं, -1 इंटू 5 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, मतलब 0 -4 +4 -4 इंटू 10 + 6 + 6 इंटू 4 -0 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे -64 और यहाँ पे +24, -64 + 20 इज इक्वल टू -44 आंसर। देख लीजिए, तीनों सिचुएशंस में आपका आंसर कितना आया भाई, आपका आंसर सेम आया, -44। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय एनी रॉ और कॉलम गिव्स यू द सेम वैल्यू। और इसीलिए जो मैंने डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करने का तरीका बताया, जो n क्रॉस n डिटर्मिनेंट के ऑब्टेन करने का, उसमें मैंने वो चीज लिखवाया था आपको कि किसी भी रॉ या किसी ही कॉलम के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज, अभी मैंने बताया कि जब किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं और उन एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ और उनको जोड़ते हैं,
तो वो सम हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। लेकिन क्या होगा कि हम किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट 0 आएगा उनके सम का। ठीक है, वो जो सम है वो 0 आएगा हमेशा, ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। बट बिफोर दैट चलिए पहले देख ही लेते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट हम पहले रॉ से एक्सपेंड किया हमने, तो सपोज करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह से निकालने की, A11, A12, ये तो डिटर्मिनेंट को हम लिख रहे हैं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, A11 इंटू A12 कर देते हैं, फिर A21 इंटू A32 कर देते हैं, फिर A12 इंटू A32, फिर A13 इंटू A31, ऐसा कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, अगर इस तरह का कुछ कर देते हैं, उल्टा पुल्टा अटपटा सा कर देते हैं, A11, A12 यहाँ पे रख देते हैं A13 और यहाँ पे A21, A22, A22, A23। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले रॉ से एक्सपेंड करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ करी है, वो ये करा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, ये जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को मैंने क्या किया कि दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिया और फिर इनको मैंने जोड़ दिया है। A11 है ना, तो A11 को मैंने कोफैक्टर इस वाले रॉ के एलिमेंट्स का लिया है, A21, A22, A23। लेकिन मेरा जो रॉ है, जिस रॉ से मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूं डिटर्मिनेंट, वो पहला है। ध्यान दीजिए, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट। चलिए भाई, A11, A21, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देखिए, ध्यान से बताइए मुझे, इसको और इसको ढक देंगे तो बचा क्या, A12, A32, A13, A33 और A21, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन देना होगा, आपको देना होगा ना, क्योंकि ये कोफैक्टर नेगेटिव होगा। 2 1 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 3 ऑड पावर नेगेटिव बन के निकलेगा। ठीक है, फिर ये नेगेटिव प्लस A12, A22, इसका कोफैक्टर A22 किसका कोफैक्टर है, इसका, तो इसको और इसको, यानी कि सेकंड कॉलम और दूसरे रॉ को ढकेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, A11, A31, A13, A33। ध्यान दीजिए, दूसरे रॉ को और दूसरे कॉलम को ढक दिया, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट आता है ये तो जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर लिया है उसी एलिमेंट का तो हम लेंगे ना। तो यहाँ A22 लिया है, तो 22 किस रॉ में है, सेकंड रॉ, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम, तो सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को ढक के जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा अल्टीमेटली वही हमारा होगा।
क्योंकि माइनर यही है, इसके साथ जब हम साइन अटैच करेंगे तो एज अ होल वो हो जाएगा कोफैक्टर। 2 और 2 4, साइन प्लस है। अब याद रखिए इसका साइन माइनस आ गया तो अब प्लस और माइनस ऐसे करके आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस A13, लेकिन A23 कोफैक्टर यहाँ पे माइनस हो गया। A23 तीसरे कॉलम और दूसरे रॉ को ढकेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A11, A31, A12 और A32। अब चलिए ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। माइनस A11, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ठीक है, ये तो आपको पता है कैलकुलेट मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लस A12, A11, A33 माइनस A13, A31, ठीक है, माइनस A13, A11, A32 माइनस A12, A31। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस A11, A12, A33 माइनस माइनस प्लस A11, A13, A32 प्लस इसको अंदर A12, A11, A33 माइनस A12, A13, A31 इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। A13, A11, A32 माइनस माइनस प्लस A13, A12, A31। चलिए भाई, माइनस A11, A12, A33 प्लस A11, A12, A33 कैंसिल। A11, A13, A32, A11, A13, A32 ये प्लस और ये माइनस, माइनस A12, A13, A31 और यही चीज प्लस में है यहाँ। रिजल्ट 0। देख लिया आपने, सब खत्म कहानी हो गई है ना। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज को आप नोट करिए। नोट, प्रूफ तो आपने अभी देख लिया, आप वही लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल और ऐसे ऐसे करके। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द elements of any raw to the cofactors of other raw, any raw or column to the cofactors of other raw or to the cofactors of the elements of some other raw or column is always 0। ठीक है, ये हमेशा 0 आएगा एंड वी आर गोइंग टू यूज इट, इसका यूज होने वाला है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता है। मान लीजिए एक थर्ड ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो 1 0 0 0 1 1 0 0 1, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स बोलना भी गलत होगा, हमें बोलना चाहिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसके सारे के सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, जब हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। इसको भी नोट में लिख लीजिए आप, द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी लिखता हूं, एनी मतलब किसी भी ऑर्डर के, एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। आप कैलकुलेट करके देखिए, ये आपके होमवर्क में छोड़ता हूं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए जरा। भाई पहले रॉ से एक्सपेंड करिए डिटर्मिनेंट को, वहीं से मुझे पता चल गया कि ये 1 होगा। पहले रॉ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करिएगा तो 1 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा 1 इंटू इस रॉ और इस कॉलम को ढक दीजिए 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 इज इक्वल टू 1। बाकी इसका 0 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए, 0 इस 0 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए 0। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट expansion of any determinant is going to be easier when we try to expand that by a row or column which contains most number of zeros। उस रॉ या कॉलम से एक्सपेंड करने की कोशिश करिए जो सबसे ज्यादा जीरो कंटेन करता है, क्योंकि जहां जहां जिस एंट्री पे जीरो है उस एंट्री का कोफैक्टर आपको फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जीरो के साथ उसका प्रोडक्ट करिएगा तो वो जीरो ही आएगा, इसीलिए। सो देख लिया आपने। उसी तरह किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफैक्टर हमेशा, माफ करिएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। सो दिस इज दिस। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस क्लास नाउ, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पिछले क्लास में आपने बहुत ज़्यादा व्यू दिया, 1 व्यू अभी तक आया है, थैंक यू फॉर दैट। आज के क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, और काफ़ी कुछ मैंने टॉपिक इसमें काफ़ी कुछ आज लिखा था कि आज कराऊंगा, बट मुझे पता था कि जो मेरा स्टाइल है मुझे टाइम लगेगा पढ़ाने में, तो आई थिंक 2 या 3 क्लास और डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म करने में लगेंगे। और अब मैं क्लासेस लगातार लूँगा। आज मैंने क्लास लिया है, कल भी मैं क्लास लूँगा, और देखता हूँ कि कल मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं। आज मेरा टारगेट था कि आपको ये इन्वर्टिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को का इन्वर्स एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हम किस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर उसको कराऊंगा तो 2 घंटे तक क्लास चला जाएगा। आई थिंक आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स लंबे क्लासेस नहीं देखना चाह रहे हैं, वो ज़्यादातर आजकल वो ब्लॉग वगैरह देखते हैं बहुत कुछ, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज की क्लास को यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही व्यू देते रहिए। 1 व्यू लगभग 1.5 घंटे के क्लास में, गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो।